हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर तुम्हारा जो उदय बैच चल रहा था क्लास 9th का, उसका अगला लेक्चर और अगला चैप्टर लेकर मैं आ चुका हूं। ऑलरेडी हम क्लास 9th के 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो भाई उन्हें देख लेना, जिसने नहीं देखा है, जिसने देख लिया बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं हमारा बिल्कुल नया नवेला और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि ना केवल तुम लोगों की क्लास 9th के लिए बल्कि क्लास 10th और उससे आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर का नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। भैया बात करेंगे यहां पर लाइंस क्या होती हैं, यानी कि हिंदी में हम बात करें तो हमारा रेखाएं और कोण, ठीक है, कि रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होते हैं, और रेखाएं और कोण से संबंधित कौन कौन सी प्रमेय, कौन कौन सी हमारी अभिधारणाएं और कौन कौन सी अभिग्रहित हमें पढ़नी है। अभिग्रहित अभिधारणा दोनों के बारे में तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। कहां पर? यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय वाले चैप्टर में। इससे पिछला लेक्चर जो था वहां पर ये सारी चीजें समझा दी थी। आज की क्लास में हम देखेंगे हमारा प्रमेय कौन कौन सी है हमारे पास, ठीक है। इस चैप्टर में रेखाओं और कोण से जुड़ी हुई हमारे पास प्रमेय आएंगी, ठीक है, और उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे कथन आएंगे जिनका इस्तेमाल तुम आगे चलकर, जब हम त्रिभुज पढ़ेंगे या हम चतुर्भुज पढ़ेंगे या हम वृत्त पढ़ेंगे या जब हम रचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पर इनका इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। तो सारे बालक रेडी रहना, कॉपी पेन उठा लो। आज की क्लास में ज्यादा क्वेश्चन वाला पार्ट नहीं है। ऑब्वियसली क्वेश्चन कराऊंगा ताकि तुम लोग बोर ना हो जाओ, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का असली काम क्वेश्चन का ही है, तो क्वेश्चन तो जरूर करेंगे ताकि तुम लोग बोर ना हो जाओ। बट आज की क्लास मेन जो है वो है तुम्हारा बेस सेट करने पर, ठीक है। रेखाएं और कोण जो है, यहां पर आपके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि तुम लोगों को पता होनी चाहिए। कोणों के कुछ प्रकार हैं जो कि तुम लोगों को पता होने चाहिए। ऑलरेडी ये सारी चीजें तुम पढ़ चुके हो, मैं जानता हूं, तुम्हें पता है, तुम बहुत समझदार हो, शानदार चीते हो तुम एकदम बालक, आई नो। बट एक बार फिर भी रिवाइज कर लेते हैं ताकि जब हम चैप्टर में आगे बढ़े तो तुम लोगों को पता हो कि समकोण क्या होता है, तुम लोगों को पता हो कि ऋजु कोण क्या होता है, तुम लोगों को पता हो कि भैया संपूर्ण कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। ये सारी चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए जब तुम चैप्टर में आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहां इन चीजों को तुम्हें बार बार बताया जाएगा कि भैया दो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। रैखिक कोणों का जो युग्म होता है उसमें कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये जो शब्द है तुम्हारे सामने बार बार आएंगे इस पूरे चैप्टर में, तो भैया इसका मतलब है जब शब्द सामने बार बार आएंगे तो तुम्हें उन शब्दों के बारे में पता भी होना चाहिए, ठीक है, कि ये शब्द क्या है, क्यों है और कैसे है, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर को। आज है लेक्चर नंबर 1, रेखाएं और कोण यानी कि लाइंस एंड एंगल का, ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट किस लिए है ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारा केवल इस चैप्टर तक सीमित नहीं रहने वाला है बच्चों। ये चैप्टर, ये इसके बाद आने वाले तुम्हारे जो चैप्टर हैं, ठीक है, कौन कौन से, त्रिभुज, चतुर्भुज और तुम्हारा वृत्त, वहां पर भी बहुत ज्यादा काम आएगा। तो यानी कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चीज क्लियर हो गई। इसकी जो प्रमेय है उनका इस्तेमाल तुम क्लास 10th में भी जाकर करोगे, जो कि तुम्हारी बोर्ड्स की क्लास होने वाली है। तो इंपॉर्टेंट तो है चैप्टर, अल्टीमेटली मैं बोलना चाहता हूं कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास, हमने पिछले अभी जो चैप्टर करा था वहां पर हमने यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ा था, चैप्टर प्रीवियस लेक्चर जो हमारा हुआ था, तो वो लेक्चर तुम लोग देख सकते हो, जहां पर मैंने प्रमेय क्या होती है, अभिग्रहित क्या होती है, अभिधारणा क्या होती है, कौन कौन सी अभिग्रहित और अभिधारणाएं हैं, इन सब के बारे में बात करी थी, ठीक है। आज की क्लास में हम रेखाओं और कोण के बेसिक जो तुम्हारी परिभाषाएं हैं, जो बिल्कुल बेसिक परिभाषाएं हैं, मतलब जिनका अगर तुम्हें नहीं पता है कुछ, ठीक है, जिनके सर पैर के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें उनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। आधारभूत पद और परिभाषाएं की रेखाएं क्या होती हैं, कोण क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है इनके बारे में बताया जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो है कोणों के प्रकार। तो भैया कहीं एक कॉपी पेन निकाल लेना, ठीक है, एक पेपर पेन ले लेना, और वहां पर जो भी कोणों के प्रकार मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा उन्हें क्या करना है, तुम्हें नोट करते हुए चलना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, इस पूरे चैप्टर के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और सबसे पहले एक बेसिक से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा, ठीक है। जल्दी से मुझे जवाब दो कि
रेखाओं के अंत होते हैं। मतलब जो रेखाओं का एंड होता है वो क्या होता है? वो बिंदु होते हैं, वो पृष्ठ होते हैं, वो रेखाएं खुद होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। ये चीज हमने ऑलरेडी कहां पर पढ़ रखा है? हमने ये चीज ऑलरेडी कहां पर पढ़ रखी है? हमारा जो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री यानी कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय वाला जो चैप्टर था वहां पर क्लियर कर रखी है। जल्दी से मुझे आंसर दो। तुम्हें पता है कि पृष्ठ का अंत क्या होता है, तुम्हें पता है कि रेखाओं का अंत क्या होता है, और तुम्हें पता है कि ठोस का अंत क्या होता है। तो जल्दी से बताओ भाई, बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा इसका? ए, बी, सी या फिर डी? बिंदु, पृष्ठ, रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। ऑब्वियसली हमें पता है कि जो भैया रेखा खंड होता है उसका अंत क्या होता है? उसका अंत होता है बिंदु। क्या होता है भैया? उसका अंत होता है बिंदु। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, जो तुम्हारे पृष्ठ होते हैं उनका अंत क्या होता है भैया? पृष्ठ तुम्हारे खत्म होते हैं रेखाओं पर। ठीक है, जो तुम्हारे ठोस होते हैं वो किस पर खत्म होते हैं? ठोसों का बाह्यतम पृष्ठ क्या होता है? ठोसों की बाह्यतम सीमा उनका पृष्ठ होता है। तो ठोस खत्म होते हैं पृष्ठ पर, पृष्ठ खत्म होती है रेखाओं पर, और रेखाएं खत्म होती है कहां पर? बिंदुओं पर। ठीक है, क्लियर हो गई? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अब सीधा आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का चैप्टर जो है वो शुरुआत करते हैं। कौन सा भैया? रेखाएं एवं कोण। तो परिचय के बारे में बात करें कि यार देखो, जो ये रेखाएं एवं कोण है, तुम जानते हो ऑलरेडी, काफी टाइम से तुम पढ़ते हुए आ रहे हो रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तुम्हें पता है रेखा खंड क्या होते हैं, तुम्हें पता है कि भैया किरण क्या होती है। मैं फिर भी आज की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल जीरो से, क्योंकि सीधी सी बात है, मुझे बिल्कुल जीरो से पढ़ाना है तुम लोगों को। ठीक है, ताकि तुम लोगों को सारी चीजें पता रहे। अब मान लो भैया एक साइकिल चलाने वाला बंदा था, वो साइकिल लेके पहाड़ पे गया भैया, उसने पहाड़ पे साइकिल चलानी शुरू करी। ठीक है, यूज कहाँ है? तुम लोगों के दिमाग में पहली चीज यही आती है कि सर इसका यूज कहाँ है। तो यार देखो, तुम पहले से ही, तुम वहां जाने से पहले, जो बड़े बड़े साइकिलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े माउंटेनियर होते हैं, जो पहले पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो पहले से तैयारी करके जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो मुंह उठा के बस्ता लेके बस चल दिए, चलो आओ आज पहाड़ माउंट एवरेस्ट चढ़ के आते हैं। नहीं, वो पहले से तैयारी करके जाते हैं। उन्हें पहले से पता होता है कि हमें कितनी ऊंचाई पर चढ़ना है, उन्हें पहले से पता होता है कि हमें कितने डिग्री के एंगल पे यानी कितने डिग्री के कोण पर हमें चढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें उन्हें पहले से पता होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, और इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जहां पर आपका लाइन्स एंड एंगल का यूज होता है। ठीक है, बहुत सारी जगह है जहां पर आपका लाइन्स एंड एंगल्स का यूज होता है, तो वहां पर इन थ्योरम्स का यूज होता है, बेसिक थ्योरम। देखो, ये तो मैंने बहुत हायर लेवल की चीजें बताई हैं। ठीक है, तो यहां तो यूज हो गई होगा बेसिक, आपके टावर वगैरह बनाने में लाइन एंड एंगल का यूज होता है, जहां पर बीम डलती है वहां पर लाइन एंड एंगल, मतलब बहुत सारी जगह है जहां पर तुम लाइन एंड एंगल का यूज करते हो। ठीक, तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास में ऑलरेडी ऐसे मैं बता चुका हूं, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमारी इस चैप्टर में यूज होने वाली है। क्योंकि अगर तुम्हें इनकी टर्मिनोलॉजीज नहीं पता है, इनके आधारभूत पद नहीं पता है, तो सीधी सी बात है आगे तो तुम क्या ही करोगे। तुम्हारे पास आटा पानी नहीं है तो तुम रोटी कैसे ही बनाओगे? सीधी सी बात, सबसे बेसिक एग्जांपल है ना। या तुम्हारे पास पानी, मसाले और सब्जियां ही नहीं है तो पूरी एक सब्जी कैसे बनाओगे? ठीक है, चाहिए ना, पहले पूरा आइटम बनाने के लिए पहले छोटी छोटी चीजें चाहिए ना। तो सेम वही वाली चीज है कि पूरा सब चैप्टर समझने से पहले तुम्हें जो इसका बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो आधारभूत पद और परिभाषाएं जिनका आपका इस पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होगा उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बिंदु। अब जिन बच्चों ने पिछला वाला चैप्टर देखा है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, वो जानते हैं बिंदु क्या होता है। बिंदु एक ऐसी चीज है जिसकी ना कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना कोई ऊंचाई होती है, यानी कि इसकी कोई विमा नहीं होती, ये विमाहीन है, सीधी बात। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखी है। बिंदु क्या है? बिना आकृति तथा आकार वाले गणितीय संकेतक चिन्ह को बिंदु कहते हैं। मतलब ना इसका कोई आकार होता है ना कोई आकृति होती है, बस ऐसे बना दिया जाता है। अब ये भी बिंदु से बड़ा लग रहा है क्योंकि इसका भी कोई ना कोई आकार तो है ही, लेकिन बच्चों ये केवल हम डिनोट करने के लिए यानी कि दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, यानी कि ना तो इसका कोई माप होती है ना इसकी कोई आकृति होती है। यही चीज यहां पर लिखी हुई है, ना तो आकृति ना माप वाले गणितीय सांकेतिक चिन्ह को बिंदु कहते हैं। अर्थात इसमें ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद रेखाखंड के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने पहले रेखा के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि भैया वो जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, वो बेस है पूरी ज्योमेट्री का। वो क्या है? वो बेस है पूरी ज्योमेट्री का। क्या है भाई? वो बेस है पूरी ज्योमेट्री का, यानी कि रेखा और कोण, तुम्हारा त्रिभुज, तुम्हारा चतुर्भुज, तुम्हारा वृत्त, इन सब में वो उसका नाम मैं बार बार लेता रहूंगा चैप्टर का। ठीक है, तो हमने रेखा के बारे में क्या पढ़ा था? हमने रेखा के बारे में पढ़ा था कि चौड़ाईहीन लंबाई, या मैं बोलूं चौड़ाई रहित लंबाई को हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। तो वही था कि भैया ऐसी चीज जिसमें खाली लंबाई लंबाई हो, उसमें चौड़ाई ना हो, उसे हम रेखा बोलते हैं। ये था हमारा रेखा। ठीक है,
अब उसके बाद रेखाखंड हमारा क्या था, रेखाखंड था कि भैया जो एक बिंदु से शुरू होकर, ऐसी रेखा जो एक बिंदु से शुरू होकर दूसरी बिंदु पर खत्म हो जाए, एक बिंदु से शुरू हुई और आपका ये दूसरे बिंदु पर खत्म हो जाए, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, ये हो गया ए बिंदु से शुरू होकर बी बिंदु पर खत्म हो गई, तो ये हो गई हमारी रेखाखंड। ठीक है, दो निश्चित बिंदुओं के मध्य खींची गई सीधी रेखा को हम रेखाखंड कहते हैं। यह अनंत तक नहीं बढ़ती है। ठीक है, मतलब जो रेखाखंड है वो अनंत तक नहीं जाती है। रेखाखंड एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर खत्म हो जाती है। रेखाखंड की आप लंबाई निकाल सकते हो, इसे स्केल से मापकर इसकी लंबाई को निकाला जा सकता है। लेकिन वहीं जब रेखा की हम बात करते हैं, दोनों में फर्क है। रेखाखंड और रेखा दोनों में फर्क है भाई साहब। क्या फर्क है, देखो तुम्हारा रेखाखंड क्या है, एक बिंदु से शुरू हुआ दूसरे पर खत्म हो गया। ठीक है, यहां से शुरू हुआ, यहां से यहां तक मैंने एक धागे को पकड़ा और उसे ऐसे पकड़ के खींचा, तो वो यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया, तो ये बन गया रेखाखंड। ठीक है, लेकिन रेखा क्या होती है, हमने ये पढ़ा था कि भैया जो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय वाला चैप्टर था, वहां पर हमने पढ़ा था कि रेखाखंड को, अगर तुम्हारे पास कोई रेखाखंड है तो उस रेखाखंड को तुम दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ा सकते हो। ठीक है, तुम दोनों ओर उस रेखाखंड को अनंत रूप से बढ़ा सकते हो। ठीक है, इधर भी और इधर भी। ठीक, तो आपका देखो ऐसा रेखाखंड जिसको दोनों तरफ अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सके रेखा कहलाती है, अर्थात इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती। ठीक है, तो भैया देखो रेखाखंड क्या, देखो रेखा क्या है, रेखा कुछ नहीं है आपका लंबा, मैंने पहले ही बताया था रेखा की परिभाषा पिछले चैप्टर में दी हुई है। ऐसी चीज जिसकी कोई चौड़ाई ना हो, केवल लंबाई लंबाई हो, उसे हम बोलते हैं रेखा। ठीक है, जिसकी कोई चौड़ाई ना हो, उसकी केवल लंबाई लंबाई हो, उसे बोलते हैं रेखा। या फिर मैं बोलूं ऐसा रेखाखंड जिसे दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जाए, उसे हम रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैंने इधर दोनों साइड तुम देखोगे, ये जो मैंने दोनों साइड, यहां पर ये जो दोनों साइड मैंने एरो का निशान लगाया है, इस एरो के निशान का मतलब है कि भाई साहब ये खत्म नहीं हो रही है, ये दोनों तरफ अनंत तक जा रही है। ठीक है, ये दोनों तरफ जो एरो का निशान लगा है, इसका मतलब है ये खत्म नहीं हो रही है, दोनों तरफ अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो ये हो गई रेखा। अब रेखा के बाद आता है हमारा किरण। अब किरण क्या है, किरण बच्चों हमारा ऐसी रेखा है जो कि एक बिंदु से शुरू तो होती है लेकिन खत्म नहीं होती, जैसे सूर्य की किरण। जैसे सूर्य की किरण, तुम्हारा सूर्य की किरण क्या है, सूर्य से शुरू तो होती है लेकिन क्या वो कहां तक जाएगी ये निश्चित है नहीं, वो पृथ्वी तक भी आती है, इसके अलावा वो और प्लेनेट तक भी जाती होगी। तो भैया सूर्य की किरण शुरू तो सूर्य से होती है लेकिन वो अनंत तक जाती है। ठीक है, सेम चीज किरण के साथ है कि एक बिंदु से शुरू होगी और फिर अनंत तक जाएगी। जैसे कि यहां पर भी लिखा हुआ है, टॉर्च का एग्जांपल तुम्हें दिया हुआ है कि भैया टॉर्च के एक सिरे से तुम्हारी किरण शुरू होती है और फिर वो आगे अनंत तक बढ़ती रहती है। ठीक है, तो यही चीज लिखी हुई है, एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली रेखा को किरण बोलते हैं। जैसे कि मान लो यहां पर आपका ए बिंदु से शुरू हुई, ठीक है, ए बिंदु से शुरू हुई और ए से शुरू होके ये लो भैया तुम्हारा बी तक चली गई। अब ये जाए जा रही है, ठीक है, ये रुकेगी नहीं कहीं बीच में, ये भाई साहब कहीं रुकेंगे नहीं बीच में। आगे एरो का निशान लगा हुआ है, एक तरफ एरो का निशान लगा हुआ है, तो जिस तरफ एरो का निशान लगा हुआ है उस तरफ अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गई बच्चों, ये हो गई तुम्हारी क्या, ये हो गई तुम्हारी किरण। तो रेखा की जो बेसिक डेफिनेशन थी वो यहां पर कंप्लीट हो जाती है। ये हमारे पास क्या थी, अलग अलग प्रकार की रेखाएं हो सकती हैं। रेखा हो गई, रेखाखंड हो गई और किरण हो गई, तीनों चीजें सबको क्लियर हो गई। रेखाखंड आपका एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे पे खत्म हो जाएगा, रेखा दोनों तरफ अनंत दिशा में बढ़ती है और किरण एक बिंदु से शुरू होकर दूसरी तरफ अनंत तक जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई यहां पर बात। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास दो टॉपिक, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। तो ऐसे तीन बिंदु, तीन या उससे ज्यादा बिंदु, देखो तीन से कम बिंदु की बात नहीं करेंगे, तीन या उससे ज्यादा बिंदुओं की बात करेंगे। तीन या उससे ज्यादा बिंदु अगर एक ही रेखा पर हैं, तीन या उससे ज्यादा बिंदु अगर एक ही रेखा पर हैं तो उन्हें हम बोलते हैं संरेख बिंदु। ठीक है, जैसे कि मान लो एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया, ठीक है, और बीच में कोई और एक और बिंदु हो गया, ये रहा, या यहां पर एक और बिंदु हो गया। तो ये ए,
बी, सी और डी, ये चार बिंदु एक ही रेखा पर हैं। ये चार बिंदु एक ही रेखा पर हैं, इसका मतलब ये चारों के चारों कैसे हैं? संरेख बिंदु हैं। वहीं पर असंरेख बिंदु कौन से होते हैं? तीन या उनसे अधिक बिंदु ऐसे जो समान रेखा पर ना हो, उन्हें हम असंरेख बिंदु बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। ठीक है, ये चारों बिंदु एक रेखा पर तो है नहीं, एक रेखा पर तो है नहीं, ये चारों बिंदु एक रेखा में तो है नहीं चारों बिंदु, तो इसीलिए बच्चों ये हमारे क्या है? ये असंरेख बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशंस हो गई किसकी? ये आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई किसकी बच्चों? ये आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई रेखा से जुड़ी हुई। किससे जुड़ी हुई? रेखा से जुड़ी हुई। अब हम बात कर लेते हैं किस बारे में? अब हम बात कर लेते हैं कोण के बारे में। तो कोण क्या होता है? देखो सिंपल सी चीज है, कोण कुछ नहीं है, तुम एक रेखा, एक किरण को पकड़ो, ठीक है, उसे एक बिंदु पर फिक्स कर दो। ठीक है, एक किरण को मैंने पकड़ा, उसे एक बिंदु पर फिक्स कर दिया और उस किरण को मैंने क्या करा? उस बिंदु पर फिक्स करके घुमाना शुरू करा, ऐसे। ठीक है, कैसे? ऐसे। तो ये जो इस किरण के घूमने की माप है, ये जो इस किरण के घूमने की माप है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। यही चीज यहां पर लिखी होगी। यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। अर्थात कोण वह आकृति है जो एक बिंदु से दो किरणों के निकलने पर बनती है। मतलब कि आपका कोई एक बिंदु है, उससे एक किरण ये निकल गई और दूसरी किरण ये निकल गई। एक ही बिंदु से दो किरण निकल गई। मान लो एक ही बिंदु है, ये रहा ए, या इसे मैं बोल देता हूं बी। इस एक बिंदु बी से हमारी दो किरण निकली, एक तो मान लो निकल गई ए बी और दूसरी ए सी, सॉरी बी सी। ठीक है, ये दो किरण निकल गई, तो ये क्या बन गई बच्चों? ये बन गए हमारे क्या? कोण। ये जो मान लो मैंने ए बी रेखा को बी बिंदु पर फिक्स किया और उसके बाद इसे घुमाना शुरू किया, ठीक है, तो ये जो इसके घूमने की जो माप है, ये जो इसके घूमने की माप है, ये वाली जो माप है ना इसके घूमने की, ये, ठीक है, यही माप को हम क्या बोलते हैं? यही माप है हमारी कोण। यही माप क्या है? यही माप है हमारी कोण। किसी भी आपका किसी भी रेखा के एक बिंदु पर फिक्स होकर घूमने की माप को ही उसका क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। यही चीज लिखी हुई है। ठीक है, अर्थात इसे ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि अगर एक ही बिंदु से हमारी दो किरणें निकले, एक ही बिंदु से हमारी दो किरणें निकले, तो उनके बीच में जो घूमने की माप है वही हमारा कोण है। ठीक है, अब कोण में बच्चों कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आपकी मैं बता देता हूं यहां पर। एक ये हो गई, एक ये हो गया, ठीक है, ये आपका बी ए और बी, ठीक है, ये आपका हो गया दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा, या मैं इसे कोण ही बोल देता हूं, कोण ही बोल देता हूं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, कोण में क्या होता है? कोण में आपकी दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी भुजाएं। ठीक है, तो वो दो किरणें जो कि आपका क्या, वो दो किरणें जो कि आपका जिनसे मिलकर वो कोण बना है, उन्हें हम बोलते हैं उनकी भुजाएं। जैसे कि यहां पर हमारी दो किरणें हैं, एक कौन सी? एक है आपकी ए बी, ठीक है, एक है आपकी ए बी और दूसरी है आपकी बी सी। तो ये हो गई आपके कोण की भुजाएं। ठीक है, ये क्या हो गई? आपके कोण की भुजाएं। इसके अलावा जिन दो, जहां पर ये दोनों भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं, या फिर जहां से आपकी दोनों किरणें निकल रही हैं और आपका कोण बन रहा है, उस बिंदु को हम बोलते हैं कोण का शीर्ष। जैसे कि यहां पर आपका बी बिंदु पर ये दोनों भुजाएं मिल रही हैं, तो ये जो बी बिंदु है यही हमारा क्या है? यही है हमारे इस कोण का शीर्ष। ठीक है, यही है हमारे इस कोण का शीर्ष। तो उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु जहां से दोनों किरणें निकलती हैं, कोण का शीर्ष कहलाता है। ठीक है, यहां पर आपका चित्र में ओ नहीं है, यहां पर चित्र में बी जो है वो आपके कोण का शीर्ष है। इसे हटा देते हैं, यहां पर बी जो है वो आपके कोण का शीर्ष है। ठीक है, बी जो है वो कोण के शीर्ष है।
अब बच्चों यहां पर आपका जब भी आप किसी कोण का नाम लिखोगे, ये चीज ध्यान में रखना, दिमाग में रखना ये चीज, जब भी आप किसी कोण का नाम लिखोगे तो जो शीर्ष होता है वो हमेशा बीच में रहता है। ठीक है, कोण का नाम लिखते समय हमेशा शीर्ष जो है वो बीच में रहता है। ठीक है, यहां पर आप इसे बोल सकते हो क्या, आप इसे बोल सकते हो कोण ए, शीर्ष हमेशा बीच में रहेगा। कोण ए बी सी, जो शीर्ष है वो हमेशा बीच में रहेगा। कोण ए बी सी, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हो कोण सी बी ए। ठीक है, दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही है। यहां पर दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही है। कोण ए बी सी या सी बी ए, दोनों का मतलब बिल्कुल एक है। आपका शीर्ष जो है कोण का वो बस बीच में होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी किरणों के हिसाब से इसका नाम बदल सकते हो, एबीसी बोल लो या सीबीए बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से लोगे तो एबीसी हो जाएगा, ऊपर से लोगे तो सीबीए हो जाएगा। बस बी जो है वो बीच में होना चाहिए, क्योंकि वो इस शीर्ष का क्या है, वो इस कोण का शीर्ष है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई इतनी बात, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब आगे देखो बच्चों, अब कोण के बाद हमारे पास अब अलग अलग तरीके के कोणों के प्रकार हैं। ठीक है, जिनके बारे में हमें बात करनी है, जिनके बारे में हमें समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ही चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इस टॉपिक को ध्यान रखना, एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन भी यहां से बनते हैं और तुम्हारे इंपॉर्टेंट तो ये है ही टॉपिक। ठीक है, तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे हम इसे। सबसे पहला कोण का प्रकार है न्यून कोण, और बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी यहीं पर होती है, तो ध्यान रखना। बेटा तुमने कैंची देखी है, सबने कैंची देखी है, सीजर। ठीक है, कैंची के जो आगे वाले दो वाले मुंह होते हैं, उनके बीच में जो कोण बनता है उसे आप न्यून कोण बोल सकते हो। अब तुम कहोगे सर ये कैसी डेफिनेशन है, ये रहा, ये आपका न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है, देखो बच्चों, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, आपका वो कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वो न्यून कोण होता है। ठीक है, मान लो x आपका कोई कोण है। ठीक है, x आपका कोई कोण है, तो x का मान हमेशा, अगर वो एक न्यून कोण है तो x का मान हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ये है बच्चों आपका क्या, ये है आपका न्यून कोण, ये है आपका न्यून कोण। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप न्यून कोण के एग्जाम्पल ले लो एक दो। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ गया आपका 10 डिग्री, आपका 1 डिग्री, आपका 89.9 डिग्री। ठीक है, आपका 41 डिग्री, आपका 60 डिग्री, 45 डिग्री। ये सब क्या है, ये सब आपके न्यून कोण है, ये सब आपके न्यून कोण है। ठीक है, 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे जितने भी कोण होंगे वो न्यून कोण होते हैं। 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे जितने भी कोण होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। अब न्यून कोण के बाद आता है हमारा अगला कोण, जो कि है समकोण। ये बहुत सिंपल है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये तो ईजी है, तुम लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, तुम लोगों को पता भी होगा। समकोण क्या होता है बच्चों, ये जो चिन्ह है ना, ये वाला चिन्ह, ये वाला जो चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह, ये अगर किसी कोण के बीच में लगा हुआ है तो इसका मतलब वो दोनों रेखाएं समकोण पर है। ठीक है, ये निशान होता है समकोण का, याद रखना, ये निशान होता है समकोण का। अगर दो रेखाओं के बीच में ये वाला निशान लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके दो सीधी रेखाएं अगर ऐसे करके लगी हुई हैं, कैसे दिखाऊं, ऐसे समझ जाओ जैसे ये है। ठीक है, दो सीधी रेखाएं अगर ऐसे लगी हुई हैं तो इसका मतलब वो समकोण में है। और समकोण क्या होता है, समकोण होता है तुम्हारा 90 डिग्री का कोण, सीधी सी बात। ठीक है, कुछ नहीं है, 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, खत्म बात। ये तुम्हारा समकोण होता है। क्लियर हो गई बात, समकोण क्या होता है सबको समझ में आ गया, सिंपल। 90 देखो, 0 से 90 डिग्री के कोण को,
0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। 90 डिग्री का कोण क्या हो गया तुम्हारा, समकोण हो गया। अब इसके बाद आता है तुम्हारा अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है भैया, देखो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा कोण आपका अधिक कोण होता है। अगर x आपका कोई कोण है, अगर x आपका कोई कोण है तो इसका मान, अगर x आपका अधिक कोण है तो इसका मान हमेशा 90 डिग्री से बड़ा और आपका 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, अब इसमें तुम कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तुम कुछ भी ले लो, सारे के सारे कोण आ जाएंगे। 120 डिग्री, ठीक है, या 91 डिग्री, या तुम्हारा 189 डिग्री, ठीक है, या 160 डिग्री। ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने तुम्हारे सामने लिखे हैं ये सब अधिक कोण के एग्जाम्पल है। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, क्योंकि देखो 90 डिग्री तो आ नहीं सकता इसमें, 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री से छोटे कोण जो है वो सारे के सारे तुम्हारे क्या हो गए, वो न्यून कोण हो गए। ठीक है, अब 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे तुम्हारे सारे अधिक कोण होते हैं। ध्यान रखना इसके अंदर 180 डिग्री काउंट नहीं हो रहा है। 180 डिग्री से छोटे कोणों को आप क्या बोलोगे, अधिक कोण। 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे कोणों को अधिक कोण बोला जाता है। अब इसके बाद आता है ऋजु कोण। तो जैसे समकोण था कि 90 डिग्री के कोण को समकोण बोला जाता है, वैसे ही आपका जो 180 डिग्री का कोण होता है, आपका जो 180 डिग्री का कोण होता है, एक सरल रेखा पर बच्चों 180 डिग्री का कोण बनता है, याद रखना। जैसे ये पॉइंट O है तो सरल रेखा के किसी बिंदु पर ही आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा। सरल रेखा के किसी बिंदु पर ही आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे कि ये बिंदु O है तो यहां पर क्या है, इस पर आपका 180 डिग्री का कोण बनता है। सरल रेखा के किसी बिंदु पर आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऋजु कोण क्या होता है, ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का कोण। सिंपल, खत्म बात। 180 डिग्री के कोण को हम ऋजु कोण बोलते हैं, बात ही खत्म। 180 डिग्री के कोण को हम ऋजु कोण बोलते हैं, बात खत्म। इसके बाद आता है हमारे पास प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण में क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण में हमारे पास आते हैं वो कोण जो कि आपका देखो 180 डिग्री तक की कहानी तो हो गई, 180 डिग्री तक की कहानी तो हो गई। ठीक है, 0 से 90 न्यून कोण, 90 डिग्री समकोण, 90 से 180 आपका अधिक कोण और 180 डिग्री का कोण कौन सा, ऋजु कोण। तो अब कहानी आती है बच्चों आपके प्रतिवर्ती कोण की। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण की। अब प्रतिवर्ती कोण कौन से होते हैं, देखो 180 डिग्री तक की कहानी हो चुकी है, तो 180 डिग्री से बड़ा व 360 डिग्री से छोटा कोण, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोण आपका प्रतिवर्ती कोण होता है, आपका प्रतिवर्ती कोण होता है। यानी कि अगर मान लो आपके पास कोई कोण है x, तो अगर वो प्रतिवर्ती कोण है तो ध्यान रखना वो हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो भैया 180 डिग्री इसमें काउंट नहीं होगा, 180 डिग्री इसमें काउंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री क्या है, 180 डिग्री तो तुम्हारा कौन सा कोण है भैया, ये तो तुम्हारा कौन सा, ऋजु कोण है। तो प्रतिवर्ती कोण हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल यहां पर तुम्हारे पास आ जाएगा जैसे कि 181 डिग्री, ये तुम्हारा प्रतिवर्ती कोण है, या 230 डिग्री, या 359 डिग्री। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे प्रतिवर्ती कोण है। मतलब कि 180 डिग्री से बड़े होने चाहिए और 360 डिग्री से छोटे होने चाहिए। ठीक है, अब प्रतिवर्ती कोण के बाद आता है तुम्हारे पास लास्ट संपूर्ण कोण। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारा ऐसा है कि भैया देखो ये एक बिंदु है, किसी बिंदु के चारों तरफ बनने वाला कंप्लीट कोण जो होता है
उसे हम बोलते हैं बच्चों प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, जैसे कि यहां पर बिंदु के चारों तरफ बनने वाला जो ये पूरा कोण है, ठीक है, ये है तुम्हारा प्रतिवर्ती, ये है तुम्हारा संपूर्ण कोण, और इसे बोला जाता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण बोला जाता है। ठीक है, तो अब अगर मैं कोणों के प्रकार के बारे में बात करूं तो मेन हमने 6 प्रकार पढ़ लिए हैं। सबसे पहला न्यून कोण, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण होता है। ठीक है, दूसरा अपना समकोण, 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। तीसरा अधिक कोण, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा आपका अधिक कोण होता है। चौथा ऋजु कोण, 180 डिग्री का कोण ऋजु कोण होता है। पांचवा 180 डिग्री से बड़ा और कितना 360 डिग्री से छोटा, ये तुम्हारा प्रतिवर्ती कोण होता है। और छठा 360 डिग्री का कोण हमारा संपूर्ण कोण होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ गए अच्छे से? चलो भाई, अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज हो गई कंप्लीट। कोणों के प्रकार में ये वाली जो चीज थी वो हो गई कंप्लीट। अब कोणों के प्रकार में ये दो प्रकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक है पूरक कोण और दूसरा है तुम्हारा कौन सा? संपूरक कोण। तो इन दोनों कोणों को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्या है? सबसे पहले पूरक कोण आता है। पूरक कोण में हमारे पास क्या है? सबसे पहले पूरक कोण, आपके पूरक कोण और संपूरक कोण होते हैं दो कोण, हमेशा दो कोण होंगे। तो वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, आपके ऐसे दोनों कोण बच्चों जिनका योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं सबसे पहले, मान लो 60 डिग्री व 30 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का पूरक कोण है 30 डिग्री, या 30 डिग्री का पूरक कोण है 60 डिग्री। क्योंकि 60 डिग्री में तुम 30 जोड़ोगे तो 90 आएगा, 30 में तुम 60 जोड़ोगे तो 90 आएगा। ठीक है, तुम्हारा 75 डिग्री व 15 डिग्री। 75 डिग्री का पूरा कोण है 15 डिग्री, 15 डिग्री का पूरा कोण है 75 डिग्री। क्यों? क्योंकि 75 में 15 जोड़ोगे तो 90 आएगा और 15 में 75 जोड़ोगे तो भी 90 आएगा। मतलब दो ऐसे कोण जिनका योग तुम्हारा कितना हो, दो ऐसे कोण जिनका योग तुम्हारा कैसा हो, 90 डिग्री हो, उन्हें ही आप पूरक कोण बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल और ले लो 63 डिग्री या तुम्हारा 53 डिग्री वे, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका पूरा कोण क्या हो जाएगा 53 डिग्री का? 53 में ऐसा क्या जोड़े कि 90 बन जाए? तो 53 डिग्री का पूरा कोण हो जाएगा 37 डिग्री। क्योंकि 53 प्लस 37 कितना हो जाएगा भैया? 53 प्लस 37 हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो भैया ये होते हैं आपके पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उन्हें पूरक कोण बोला जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें संपूरक कोण की, तो संपूरक कोणों में क्या आता है? वे दो कोण जिनका योग कितना हो? जिनका योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, उन्हें हम बोलते हैं हमारे कौन से? संपूरक कोण। सेम वैसे ही जैसे पूरक थे वैसे ही संपूरक हैं आपके ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री है। जैसे जिनका योग 90 डिग्री था वो तो कौन से थे? वो थे आपके पूरक कोण। ठीक है, अब जिनका योग 180 डिग्री है वो है संपूरक कोण। फॉर एग्जाम्पल 120 डिग्री व 60 डिग्री। तो 120 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ोगे 180 आएगा, तो ये दोनों संपूरक है। ठीक है, तुम्हारा 153 डिग्री व इसके अलावा 153 में क्या जोड़ेगी 180 बन जाए, तो 153 डिग्री और 27 डिग्री, ये दोनों क्या है? तुम्हारे संपूरक कोण है, क्योंकि दोनों का योग कितना है? तुम्हारा 180 डिग्री है। तो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, तुम्हारा 99 डिग्री व 81 डिग्री, दोनों के जोड़ोगे 180 आएगा।
तो वो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो हमारे संपूरक कोण होते हैं। अब संपूरक कोणों के बच्चों और पूरक कोणों के कुछ क्वेश्चन आते हैं बेसिक से, तो एक बार वो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। मैंने बोला था कि क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही तुम लोगों को, ठीक है। तो पूरक और संपूरक कोणों के कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनके बाद हमारे पास दो प्रकार के कोण और बचे हैं, उन्हें देखकर अपना इस टॉपिक को, आज के टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहला कोण 73 डिग्री का संपूरक व पूरक कोण क्या होगा। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि किसी भी कोण के संपूरक और पूरक कोण कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संपूरक कोण के बारे में। माना 73 डिग्री का संपूरक कोण जो है, संपूरक कोण ए है, तब अब बच्चों अगर 73 डिग्री का संपूरक कोण ए है, अगर 73 डिग्री का संपूरक कोण ए है तो हमें पता है संपूरक कोण कौन से होते हैं। कंफ्यूज मत होना, याद रखना, संपूरक कोण, पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो, संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 180 डिग्री हो। वो हमेशा तुम्हें आगे पीछे करके देगा, वो हमेशा तुम्हें सवाल में आगे पीछे करके देगा, क्योंकि तुम लोगों को तो दिमाग में क्या रहता है कि पहले 90 डिग्री वाला आता है, बाद में 180 डिग्री वाला आता है। तो बच्चे कंफ्यूजन में गलती क्या करते हैं, संपूरक कोणों को 90 डिग्री योग समझ लेते हैं और पूरक कोणों को 180 डिग्री योग समझ लेते हैं। तो ऐसे मत रटना, ऐसे मत रटना कि पहले 90 डिग्री फिर 180 डिग्री, नहीं तो तुम ये वाली गलती करके आओगे कि संपूरक कोणों में योग 90 डिग्री ले लोगे और पूरक कोणों में योग 180 डिग्री, और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। याद तुम्हें दिमाग में होना चाहिए कि भैया पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है और संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तुम्हारे मैंने मान लिया 73 डिग्री का जो संपूरक कोण है वो ए है, तो ऐसे में क्या होगा आपका, तब आपको पता है कि भैया संपूरक कोणों का योग कितना होता है, संपूरक कोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री। यानी कि अगर 73 डिग्री का संपूरक कोण ए है तो इसका योग होना चाहिए 180 डिग्री। तो 73 डिग्री प्लस ए, ये हो गया 180 डिग्री के। तुम्हें ए का मान निकालना है, 73 डिग्री का संपूरक कोण, तो अपना 73 डिग्री इधर चला जाएगा, तो ये आ गया 180 डिग्री माइनस 73 डिग्री। घटाएंगे कितना आएगा, ए का मान आ जाएगा हमारे पास 10 में से 3 गए 7 बचा, ठीक है, और 7 में से 7 गए 0 बचा और 1। तो ये लो बच्चों, ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा 73 डिग्री का संपूरक कोण। 73 डिग्री का संपूरक कोण कितना निकल कर आ गया, 160 डिग्री। मैंने सिंपल क्या करा, मैंने कुछ नहीं किया, जो परिभाषा है संपूरक कोण की उसी का इस्तेमाल करा कि भैया देखो आपका किसी भी कोण का संपूरक कोण जो होता है उन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है 73 डिग्री का संपूरक कोण ए है तो इन दोनों का योग 180 डिग्री हो गया। दोनों को उठाकर दोनों को जोड़ा और 180 डिग्री के बराबर रखा, ए का मान निकाल लिया, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप क्या करो, इसका पूरा कोण निकाल लो। तो मानेंगे, फिर से वही मान लेंगे, माना 73 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण x है, x है। तुम भाई कुछ भी मान लो, मैंने x माना है, तुम a b c d e f g h कुछ भी मान लो, ठीक है, x है तब। तो तुम जानते हो कि भैया देखो पूरक कोण कौन से होते हैं, पूरक कोण कौन से होते हैं जिनका योग तुम्हारा कितना हो, 90 डिग्री हो, वो पूरक कोण होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 73 डिग्री प्लस x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के, 73 डिग्री प्लस x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के, ठीक है। 73 डिग्री को उठाकर इधर ले जाएंगे तो हमारे पास कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा x बराबर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। तो हमारे पास कितना आएगा, x का मान निकल कर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री करेंगे तो ये हो गया हमारा 17 डिग्री। तो आपका जो पूरक कोण है वो कितना निकल कर आ गया न, आपके 73 डिग्री का पूरक कोण निकल कर आ गया 17 डिग्री, ठीक है। ये सबसे बेसिक टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये सबसे बेसिक टाइप होते हैं कि आपको कोण दे देगा और आपसे पूछेगा इसका संपूरक कोण या पूरक कोण बताओ। ये सबसे बेसिक टाइप है क्वेश्चंस का, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारे पास, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आते हैं ये वाले क्वेश्चन जहां पर वो तुमसे बोलता है कि वह कोण जो खुद का ही पूरक कोण है। ऐसा कौन सा कोण होगा जो खुद का ही पूरक कोण होगा। तो मान लो, ठीक है, इसे भी वैसे ही करेंगे, पूरक कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री, तो फिर से वही करेंगे, हम खुद ही मान लेंगे, माना x
खुद का ही पूरक कोण है। हमें नहीं पता कौन सा है, हमने x मान लिया कि x जो है वो खुद का ही पूरक कोण है। तब तो हमें पता है कि अगर x अपना खुद का पूरक कोण है तो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो x और x, क्योंकि x क्या है, अपना खुद का ही पूरक कोण है, तो यानी कि इन दोनों का 2 बार x का योग जो है वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो x और x को जोड़ोगे हो गया 2x बराबर 90 डिग्री। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, और 90 को 2 से भाग देंगे तो ये आ गया 45 डिग्री। तो यानी कि बच्चों तुम्हारे x का मान कितना निकल कर आ गया, तुम्हारा x का मान निकल कर आ गया 45 डिग्री। और x क्या था, x वो कोण था जो कि खुद का ही पूरक कोण है। तो 45 डिग्री खुद का ही पूरक कोण है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा 45 डिग्री में जब तुम 45 डिग्री को जोड़ोगे तो वो अपने आप 90 डिग्री बन जाता है। तो यानी कि सीधी सी बात है, 45 डिग्री खुद का ही पूरक कोण होगा। ठीक है, क्योंकि पूरक कोण कौन से कोण होते हैं, ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। तो 45 में 45 को जोड़ोगे तो वो 90 डिग्री बन जाता है, इसीलिए 45 डिग्री खुद का ही पूरक कोण होता है। सेम यही क्वेश्चन बनता है तुम्हारा संपूरक कोणों के लिए कि आपका पूरक कोण तो हो गया, एक ऐसा क्वेश्चन कि भैया देखो वह कोण जो खुद का ही संपूरक कोण हो, तो उस केस में क्या करोगे तुम मान लोगे कि x जो है वो खुद का ही संपूरक कोण है। तो यानी कि x प्लस x कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वहां पर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास x का मान निकल कर आएगा 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री ऐसा कोण है जो खुद का ही संपूरक है, और जो कि बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि 90 डिग्री में 90 डिग्री को जोड़ोगे तो वो कितना बनाएगा, वो 180 डिग्री बनाएगा। तो यानी कि 90 डिग्री अपना खुद का ही क्या है, संपूरक कोण है। तो इस क्वेश्चन की एक बार खुद से प्रैक्टिस करना कि ऐसा कोण जो खुद का ही संपूरक कोण हो वो कौन सा है। ये तुम्हारे होमवर्क के लिए, इसकी खुद से प्रैक्टिस करना। चलो अब अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण का दोगुना है, कोण का मान ज्ञात करो। तो यहां पर ये तुमसे कह रहा है कि एक कोण है, ठीक है, जो कि अपने पूरक कोण का दुगना है। हमें नहीं पता वो कोण कौन सा है, हमें वो कोण निकालना है जो कि अपने पूरक कोण का दुगना है। पूरक कोण का दुगना है अपने, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना x व y पूरक कोण हैं, ठीक है, तथा x y का दो गुना है, ठीक है। हमने क्या कहा, हमें पता करना है कि हमारा ऐसा कौन सा कोण है जो कि अपने पूरक कोण का दोगुना है। तो मैंने कहा कि x और y पूरक कोण है, और जो x है वो अपने पूरक कोण y का दुगुना है, यानी कि x जो है वो अपने पूरक कोण y का दो गुना है, ठीक है। प्रश्नानुसार, ये तुम्हारा प्रश्नानुसार है, प्रश्न नहीं बोला है कि भैया ऐसा कोण जो अपने ही पूरक कोण का दुगना हो। तो x और y पूरक कोण है, तो x अपने पूरक कोण y का दुगना है, ठीक है। तो यानी कि x बराबर 2y है। अब तुम्हें पता है कि पूरक कोणों का योग कितना होता है, पूरक कोणों का योग होता है तुम्हारा कितना, 90 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। x का मान तुम्हें पता है कितना, 2y, उठाकर यहां पर रख दो। 2y प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। हमारे पास हो जाएगा 2y, y कितना हो जाएगा, 2y प्लस वाई हो गया 3y बराबर 90 डिग्री। 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, और इधर भाग करेंगे तो हो गया 3 तिया 9, यानी कि 30 डिग्री। तो y का मान निकल कर आ गया 30 डिग्री। लेकिन हमें y थोड़ी ना निकालना है, हमें तो वो कोण निकालना है जो अपने कोण का कितना हो, दुगना हो, अपने पूरा कोण का दुगना हो। तो वो क्या है, वो है x, क्योंकि x ही y का दुगना है, x ही अपने पूरा कोण का दुगना है। तो x क्या है, 2 गुणा y, यानी कि x का मान आ गया 2 गुणा 30 डिग्री, और x का मान आ गया कितना, 2 गुणा 30 यानी कि 60 डिग्री। तो तुम्हारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर कितना, 60 डिग्री। फाइनल आंसर कितना हो गया, 60 डिग्री। तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो x है वो अपने पूरक कोण, 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 30, उसका दुगना है। तो जो ऐसा कोण जो अपने पूरक कोण का दुगना हो वो कितना है, वो है 60 डिग्री। तो भैया जो चीज वो तुम्हें क्वेश्चन में दे रहा है वो चीज कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर हो गई बात। अब देखो ये तो हो गए पूरक और संपूरक कोणों के सवाल।
अब कुछ कोणों के बेसिक प्रकार बचे हैं, उन्हें और कवर कर लेते हैं। 2-3 चीजें और बची हुई हैं, बस चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म हो जाएगा ये। सबसे पहले आते हैं आसन्न कोण। तो आसन्न कोण मैं समझाता हूं। तुम्हारे घर के बराबर में पड़ोसी रहते हैं, वो वाले पड़ोसी जिनकी दीवार और तुम्हारे घर की दीवार एक ही है, ठीक है, मतलब वो अपने घर में कील ठोकते हैं तो तुम्हारे घर में आवाज आती है, तुम सो नहीं पाते हो। उनके घर में ड्रिल मशीन चल रही होती है तो तुम्हारे घर में तुम्हारा काम करना वो हो जाता है, दिक्कत में चला जाता है ना। ऐसे पड़ोसी होते हैं सबके यहाँ, जिनकी दीवार और तुम्हारी दीवार बिल्कुल सेम होती है। उन्होंने इधर कील ठोकनी शुरू करी है, ठक 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 ठक, और इधर तुम्हारे कान में दर्द होना शुरू हो गया भाई, बहुत बुरी तरीके से। होते हैं सबके पड़ोसी ऐसे ही, बस वही पड़ोसी तुम्हारे आसन्न पड़ोसी हैं, ठीक है। तो ऐसे पड़ोसी जिनकी और तुम्हारी दीवार बिल्कुल बराबर हो, वो एक हो, ठीक है, वो आसन्न पड़ोसी होते हैं, ठीक है। तो भैया ऐसे ही कोण हमारे आसन्न कोण भी होते हैं, ठीक है। ऐसे कोण जिनमें आपका पड़ोसियों में क्या बताया मैंने, ऐसे पड़ोसी जिनकी तुम्हारी और उन पड़ोसियों की एक दीवार क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारे कोण होते हैं, ऐसे कोण जिनमें एक भुजा कैसी हो, एक भुजा कॉमन हो, यानी कि उभयनिष्ठ हो, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं हमारे आसन्न कोण। जैसे कि यहां पर मान लो तुम्हारे पास दो कोण हैं, एक कोण है ए, एक कोण है ए बी और सी, और दूसरा कोण है डी बी और सी, ठीक है। तो तुम देख सकते हो इन दोनों कोणों में क्या है, इन दोनों कोणों में एक भुजा कैसी है, बराबर है। जो बीसी भुजा है तुम्हारी, वो इन दोनों कोणों में ही कैसी है, इन दोनों ही कोणों में ये जो बीसी भुजा है ये बिल्कुल बराबर है। दोनों ही कोणों में बीसी भुजा कैसी है, बीसी भुजा बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है बच्चों, ये दोनों कोण जो हैं, चाहे वो ABC हो चाहे वो DBC हो, इन दोनों में एक भुजा जो है वो बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब ये दोनों कोण कैसे होंगे, ये दोनों कोण आसन्न होंगे, ठीक है। तो बच्चों डायरेक्टली तुम इसे ऐसे समझो कि ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा होती है सेम, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ऐसे पड़ोसी जिनमें क्या हो, जिनके घर की और तुम्हारे घर की दीवार एक कॉमन दीवार हो, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं आसन्न पड़ोसी। सेम आपका कोणों में जाएगा, ऐसे कोण जिनमें बच्चों एक उभयनिष्ठ भुजा हो, यानी कि एक ऐसी भुजा हो जो दोनों कोणों में आ रही हो, ठीक है, उन्हें हम आसन्न कोण बोलते हैं। यही चीज लिखी हुई है, दो आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। मतलब ये चीज तो कॉमन हो ही जाएगी, अपने आप तुम्हें पता लग जाएगा, जब एक भुजा उभयनिष्ठ होगी तो उनके शीर्ष भी उभयनिष्ठ होंगे, मतलब जहां से वो दोनों कोण बन रहे हैं वो भी उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। तथा भुजाएं उभयनिष्ठ न हो वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो, मतलब वो ठीक है, वो छोड़ो। मेन मुद्दा यह है कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। ऐसे कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, यानी कि एक कॉमन भुजा हो, यानी कि एक ऐसी भुजा हो जो दोनों ही कोणों में आ रही है, उन्हें आसन्न कोण बोलते हैं, ठीक है। अब आसन्न कोणों के बाद आता है रैखिक कोणों के युग्म। तो देखो रैखिक कोण कौन से होते हैं, रैखिक कोणों के युग्म होते हैं आसन्न कोण ही, ठीक है। आसन्न कोण, ठीक है, आसन्न कोण जिनकी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजाएं सरल रेखा बनाए, सरल रेखा बनाए, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं हमारे रैखिक कोणों का युग्म। या फिर एक और चीज, ऐसे आसन्न कोण जिनका योग, आसन्न कोण, कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। सिंपल लॉजिक, ठीक है। मतलब कि देखो आप इन्हें दो तरीके से समझ सकते हो। एक तो ऐसे आसन्न कोण, आपके ऐसे आसन्न कोण, आपने दो कोण लिए जो कि आसन्न है, ठीक है। तो ऐसे आसन्न कोण
जिनकी उभयनिष्ठ भुजा। तो देखो मैंने क्या बोला, आसन्न कोणों में क्या होता है भैया, एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, यानी कि एक भुजा ऐसी होती है जो दोनों कोणों में आ रही हो। ठीक है, एक भुजा ऐसी होती है जो कि दोनों कोणों में आ रही होती है। तो भैया आपका ऐसी वाली भुजा को छोड़कर, जैसे कि यहां पर आपकी ऐसी भुजा कौन सी है जो दोनों कोणों में आ रही है, ऐसी भुजा है आपकी ये वाली। ये हो गया ए बी या ए ओ बी, और ये हो गया सी ओ बी। ठीक है, तो तुम यहां पर देख सकते हो जो ओ बी भुजा है, ठीक है, ये जो ओ बी भुजा है ये कैसी है, ये ओ बी भुजा तुम्हारी उभयनिष्ठ भुजा है। ये ओ बी भुजा तुम्हारी उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब ये दोनों जगह पर आ रही है, ये एओबी कोण में भी आ रही है, ये सीओबी कोण में भी आ रही है। ठीक है, तो आपका ऐसे, तो ये दोनों कोण कैसे हो गए, ये दोनों आसन्न कोण हो गए। तो बच्चों ऐसे कोण आपके ऐसे आसन्न कोण जिनकी उभयनिष्ठ भुजा, तो ओ भी तो उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा मतलब जो उभयनिष्ठ ना हो, यानी कि जो कॉमन ना हो। कौन कौन सी है, एक तो ओसी और एक ओ ए। ठीक है, तो जिनकी उभयनिष्ठ भुजा सरल रेखा बनाती है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनाती है, वो आपके रैखिक कोणों के युग्म हो जाते हैं। जैसे कि यहां पर अगर आपका ओ सी और ओ ए मिलकर अगर एक स्ट्रेट लाइन बना दें, ठीक है, ओ सी और ओ ए मिलकर अगर एक स्ट्रेट लाइन बना दें, तो बच्चों ये कैसे कोण हो जाएंगे, ये तुम्हारे दोनों आसन्न कोण है, दोनों आसन्न कोण है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में एक उभयनिष्ठ भुजा है ओबी। ठीक है, तो अगर इनकी उभयनिष्ठ भुजाएं ओसी और ओए मिलकर एक स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सीधी सरल रेखा बना दे, तो उन्हें आप बोलोगे रैखिक कोणों के युग्म। ठीक है, लेकिन अगर इसका एक और तरीका भी है कि अगर ये दोनों ऐसे आसन्न कोण हो जिनका योग, ऐसे आसन्न कोण हो जिनका योग, यानी कि इन दोनों आसन्न कोणों को जोड़ने पर क्या आ जाए, यानी कि एक कंप्लीट कोण अगर निकाला जाए दोनों आसन्न कोणों को जोड़ने पर, तो वो अगर 180 डिग्री आ जाता है, तो भी आप बोल सकते हो कि ये दोनों कोण कैसे हैं, रैखिक कोणों के युग्म हैं। युग्म में क्या होता है, युग्म में हमेशा दो चीजें आती हैं, तो युग्म का तो मतलब ये है कि उसमें दो चीजें आएंगी। तो भैया ये क्या है, रैखिक कोणों के युग्म ऐसे कोण होते हैं, ऐसे आसन्न कोण होते हैं, या तो जिनका योग 180 डिग्री हो, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे आसन्न कोण जिनकी उभयनिष्ठ भुजाएं सरल रेखा बनाए, उन्हें हम बोलते हैं हमारे रैखिक कोण। ठीक है, रैखिक कोणों का युग्म। अब इसके बाद आता है बच्चों एक और कोण, वो है शीर्षाभिमुख कोण, और ये बहुत ईजी है। ठीक है, जब आपकी दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई। ठीक है, कोई भी दो लाइनें ले लो, मान लो ये हो गई आपकी ए बी। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्स वाई। ठीक है, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को ओ पर काट रही हैं। ठीक है, ओ पर काट रही हैं। तो जब दो लाइनें किसी एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, तो यहां पर चार कोण बनते हैं। जैसे कि तुम्हारा एक कोण ये बना, ठीक है, एक कोण ये बना, एक कोण ये रहा, ठीक, एक कोण ये रहा, फिर से एक कोण ये रहा, और वही एक कोण ये रहा। तो ऐसे करके चार कोण बनते हैं तुम्हारे। ठीक है, अब इन चारों कोणों में शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं, देखो भाई, आपका जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं किसी एक बिंदु पर, तो क्या होता है उस केस में आपका, जैसे कि ये वाला कोण है, तो इसके जो सामने वाला कोण होगा वो इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा। ठीक है, या फिर मैं बोलूं शीर्षाभिमुख ऐसे कि शीर्ष के विमुख साइड, यानी कि शीर्ष के दूसरी तरफ। तो देखो इस कोण का शीर्ष क्या है, ये, इसके दूसरी तरफ कौन सा कोण बन रहा है, ये। या फिर आप इसे समझ सकते हो जैसे कि मैंने अपने आगे शीशा रख दिया, तो मेरा क्या होगा, मेरा उसमें रिफ्लेक्शन आ जाएगा, मेरा उसमें रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज यहां होती है, अगर मैं इस कोण के सामने शीशा रखूं तो इसका रिफ्लेक्शन कहां आएगा, इस साइड। तो जो इसका रिफ्लेक्शन है वही क्या होगा, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर मैं बोलूं कि कोण YOA, तुम्हें पता है कि शीर्ष को हमेशा बीच में रखना होता है नाम लिखते हुए, तो इसे या तो YOA बोल दो या AOY बोल दो, बात एक ही है। तो AOY, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हो जाएगा, इसका मिरर कहां पर है, मिरर यहां पर बीच में रखो, शीर्ष पर रखो मिरर, तो इसका रिफ्लेक्शन कहां पर बनेगा, इस साइड।
ठीक है, तो ये हो गया इसका शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि इसके बिल्कुल सामने की तरफ, इसके बिल्कुल सामने की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका XOB या फिर BOX, कोण BOX। सेम इसी तरीके से आपके जो ये वाले कोण है, ये भाई साहब और ये वाले कोण का कहां पर बनेगा, यहां पर मिरर रखो, इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा इस साइड, तो ये दोनों कोण हो जाएंगे तुम्हारे कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि कोण YOB या BOY और इसका शीर्षाभिमुख कोण इसके सामने वाला कोण, यानी कि ये आपका XOA या फिर AOX, कुछ भी बोल दो, कोण AOX, बस बीच में क्या होना चाहिए, शीर्ष होना चाहिए। ठीक है, कोणों का नाम रखते हुए ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हमें अभी आगे और बात करनी है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो प्रमेय आती है सीधा सीधा। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण तुम्हें पता होना चाहिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो भैया जो एक कोण के बिल्कुल सामने वाला कोण होगा, अपोजिट साइड वाला कोण, वो उसका शीर्षाभिमुख कोण होगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक दो बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। जैसे कि कोण AOB एक ऋजु कोण है, तो उसका मान क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताओ। अगर AOB एक ऋजु कोण है तो उसका मान क्या होगा, बताओ भाई। ऋजु कोण है तो क्या मान होगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री। ऋजु कोण है तो क्या मान होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऋजु कोण कौन से होते हैं। 180 डिग्री के कोण को हम ऋजु कोण बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे देखें तो अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 63 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। हमसे पूछ रहा है 63 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो मान लो 63 डिग्री का पूरक कोण कितना है, x है। ठीक है, 63 डिग्री का पूरक कोण x है, तो हमें पता है कि पूरक कोणों का योग कितना होता है, पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो 63 डिग्री प्लस x बराबर होना चाहिए किसके, 90 डिग्री के, क्योंकि दोनों कोणों का योग हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वो हमारे कौन से पूरक कोण बनेंगे। 63 डिग्री को उठाकर इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर आएगा 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री करेंगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27 डिग्री। तो x का मान आ गया 27 डिग्री। तो भैया कौन सा विकल्प सही आ रहा है, क्या तुम लोगों ने सही आंसर बताया, A B C या फिर D, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। अजी ना जी ना, यहां तो तीनों ही गलत हैं। आंसर कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका 63 डिग्री का पूरक कोण तो 27 डिग्री आ रहा है। तो यानी कि बच्चों डी विकल्प के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन है वो यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और बच्चों देखो आज की हमारी जो क्लास है वो भी यहीं पर कंप्लीट हो गई, जहां पर हमने बात करी आज की क्लास में पूरी बेसिक जो भी हमारा रेखा एवं कोण की टॉपिक थे वो हमने क्लियर कर लिया। तो एक बार इसे जरूर देख लेना। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, रैखिक कोणों का युग्म, ठीक है, पूरक कोण, संपूरक कोण, ठीक है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण, संपूर्ण कोण, ये क्या होते हैं सब जान लेना अच्छे से, क्योंकि अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं इन्हीं सारे कोणों पर आधारित प्रमेय के बारे में। तो तैयार रहना, क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के, इधर उधर की बुक से भी क्वेश्चन करेंगे, तो रेडी रहना। मैं मिलता हूं सीधा नेक्स्ट क्लास में अपना पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।